हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 21 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी ऑप्शन है उन सभी का डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। ऑप्शन है आरबीसी प्रभावित होता है, डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है, दोनों, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी प्रभावित होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है यह एक तरह का आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होते हैं, आरबीसी जो होते हैं अर्धचंद्राकार हो जाते हैं। ठीक है, ये आरबीसी का आकार अर्धचंद्राकार हो जाते हैं और ये होता किसके कारण है? जब आनुवांशिक भिन्नता या माता पिता से बच्चों में पारित एचबीबी जीन होते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हैं कि जो एचबीबी जीन होते हैं उसमें परिवर्तन के कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आरबीसी के निर्माण करते हैं, जैसा कि पता है कि आरबीसी का निर्माण होता है हमारे बॉडी में, तो जो आरबीसी के निर्माण करने वाले जीन होते हैं हमारे बॉडी में वही बदल जाते हैं। तो अगर वही बदल जाएंगे तो आरबीसी का निर्माण कम हो सकता है। आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा तथा इसमें क्या हो जाएंगे कि आरबीसी जल्दी मरने लग जाते हैं। तो आरबीसी जल्दी मरने लग जाते हैं तो इस प्रकार ऑक्सीजन का अच्छे से परिवहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। ऑप्शन है कोशिका भित्ति के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए, कोशिका द्रव के लिए, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली के लिए। कोशिका झिल्ली जो है इसके लिए तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था। ठीक है, जैसा कि बताया गया था सेल जो है, सेल के बाहर एक अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। ठीक है, और वो झिल्ली लिपिड और वसा से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार अरेंज रहते हैं इसी से रिलेटेड वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको तरल मोज़ेक मॉडल कहा। ठीक है, अब क्या है मैं इसके बारे में और भी बता दूं। जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यह बात ध्यान दीजिएगा। जो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना है उसको विभिन्न घटकों जिसमें कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों शामिल है। तरल मोज़ेक मॉडल जो दिया था यही जो अरेंज है, जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, वो उसमें क्या क्या से मिलकर बना होते हैं? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीजें शामिल है। ठीक है, और कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति जो कोशिकाएं होती है उसके बाहर कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के बाहर पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, और ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है? ऑप्शन है गैलियम, जर्मेनियम, एसबी, कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, जीई को जर्मेनियम कहते हैं और जीए को गैलियम कहते हैं। ठीक है, और एसबी को एंटीमनी कहते हैं। ये मैंने बता दिया चारों नाम। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैलियम। ठीक है, अब उपधातु क्या है? जैसा कि जानते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में वर्तमान में अभी तक में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक है और बाकी क्या होते हैं? ह्यूमन मेड हैं। ठीक है, 94 तत्व प्राकृतिक है, बाकी मानव द्वारा बनाया गया है। उसमें से कुछ धातुएं हैं और कुछ अधातुएं हैं। ठीक है, और धातु अधातु के बीच कुछ ऐसे एलिमेंट मिले हैं जिसमें कुछ धातु के भी गुण कुछ अधातु के भी गुण हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट का नाम रख दिया गया उपधातु। उपधातु यानी मेटेलॉइड। ठीक है, जो मेटेलॉइड को ऐसा भी कह सकते हैं कि धातु अधातु के बीच बाउंड्री का काम करता है ये मेटेलॉइड। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको एक तरफ एलिमेंट रहेगा, ये एक तरफ मेटल, एक तरफ नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच बाउंड्री का काम कर रहा होता है मेटेलॉइड यानी उपधातु। और 7 जो किसी किसी जगह 7 आपको पीरियोडिक टेबल में दिख जाएंगे और गूगल में सर्च करने पे कहीं 6 भी मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल पे देखने पे नॉर्मली आपको 7 मिल जाएंगे और गूगल पे सर्च करने पे 6। तो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो ये है, ठीक है, जर्मेनियम,
उसके बाद है आपका आर्सेनिक, जिसको AS बोलते हैं, आर्सेनिक हो जाएंगे। एंटीमनी यहां पे दिया हुआ है, टेलुरियम TE टेलुरियम, ठीक है, और पोलोनियम PO, ये सभी क्या है, मेटेलॉइड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ठोस के कण आपस में मजबूती से बने रहते हैं। ऑप्शन है अंतराण्विक बल, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां आप अंतराण्विक स्थान कर दीजिएगा, अंतराण्विक स्थान चुंबकीय आकर्षण। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतराण्विक बल, क्योंकि ठोस के कण अगर आपस में मजबूती से बने रहते हैं तो इसकी पीछे की वजह है कि उसके कणों के बीच के आपस का बॉन्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल, ठीक है। सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखते हैं, जोर से पकड़ के रखते हैं, ठीक है, तो इसे अंतराण्विक बल कहते हैं। चुंबक आकर्षण बल की यहां पे कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ठोस के कण जो होते हैं, और एक बात बता दूं, ठोस के जो कण होते हैं आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, और यही अगर द्रव्य की बात करी जाए तो द्रव के कण ठोस की अपेक्षा काफी गैप गैप दिखते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं, और सबसे अधिक गैस के कण दूर होते हैं, सबसे अधिक गैस के कण दूर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोथ भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नेप्थिलीन, बेंजीन, अल्कोहल, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नेप्थिलीन, ठीक है। मोथ जो होते हैं उसको भगाने के लिए वो नेप्थिलीन की गोली का प्रयोग करते हैं। नेप्थिलीन की गोली क्या है, नेप्थिलीन की गोली जो है ना, ऊर्ध्वापतन जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई ठोस जो है बिना द्रव अवस्था में परिणत हुए डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं तो उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तो नेप्थिलीन वही है, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलता बल्कि डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाता है, और इसी वजह से हम लोग मोथ के भगाने में नेप्थिलीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ड्राई ड्राई रहता है और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बेंजीन अल्कोहल जो है, बेंजीन से फिनॉल वगैरह बनाया जाता है। बेंजीन किसको कहते हैं, जिसमें C6H5 होते हैं, ठीक है, ये है बेंजीन, ठीक है। अल्कोहल जो है, कुछ अल्कोहल पीने योग्य होते हैं, कुछ अल्कोहल नहीं पीने योग्य होते हैं। जो इथाइल अल्कोहल होते हैं वो पीने योग्य होते हैं, और जो मेथिल अल्कोहल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, वो इंसान अगर पिए तो वो जानलेवा हो सकता है, वो पीने योग्य नहीं होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ओजोन को प्रभावित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O2, C6H5, तीन ऑप्शन है या कोई नहीं या एक से अधिक, ये भी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन को प्रभावित करना। ओजोन किसको बोलते हैं, पृथ्वी जो होते हैं हमारे जो आयन मंडल हैं, सबसे ऊपर जो है पृथ्वी के ऊपर एक जो होते हैं लेयर होते हैं जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के साथ अल्ट्रावायलेट रे भी आते हैं, ठीक है, और वो अल्ट्रावायलेट रे को जो ओजोन परत होते हैं वो अवशोषित करते हैं। ओजोन परत O3 से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ओजोन परत को मापते किससे हैं, तो डॉप्सन्स से मापते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं। और अल्ट्रावायलेट रे को यही ओजोन परत सोख लेता है और पृथ्वी तक कम पहुंचता है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रे के कारण स्किन कैंसर हो सकता है, इसी वजह से ये ओजोन परत हमें उस सबसे रक्षा करता है। लेकिन आजकल के जो जनरेशन में जो हम लोग जितने मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गए, AC हो गए, एयर कंडीशन, उन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है जो कि ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है, और इस प्रकार ओजोन लेयर पतला हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। H2O बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा H2 बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे H2O बनाते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब एसिड जो है किसी सिर्फ मेटल से अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाएंगे, ठीक है। और यही अगर मेटल ऑक्साइड हो जाए, मेटल के साथ देखिए H2O, जल के लिए चाहिए एक ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन कहां से लाएंगे। एक एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे HCl एक एसिड है और आप इसे सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl नमक बन गया, बट H2 बाहर हो गया। जल बनने के लिए H2 के साथ एक अणु O की भी चाहिए, तो O तो है नहीं प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब तक जुड़ेगा नहीं तो जल बनेगा कैसे। इसी वजह से सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनते हैं अगर कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं, चाहे कोई भी धातु हो।
और यही अगर अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करे तो बन जाएंगे सॉल्ट प्लस H2O यानी वाटर बन जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसकी इकाई समान होती है। ऑप्शन है कार्य ऊर्जा की इकाई समान होती है, ऊर्जा शक्ति की इकाई समान होती है, वेग और घनत्व की इकाई समान होती है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई जूल होती है, जबकि ऊर्जा की इकाई जूल और शक्ति का इकाई वाट होता है। ठीक है। और जो वेग है और घनत्व है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड और घनत्व का होता है केजी पर मीटर क्यू होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितनी तैरती पसलियां मौजूद होती है। 11वीं और 12वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 6ठी और 7वीं, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको बताना है कि मनुष्य में आपको पता होगा जो छाती की हड्डी होती है उसको रिब्स बोलते हैं। रिब्स जो होते हैं दोनों तरफ होते हैं, इस प्रकार दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं और दोनों तरफ 12-12 हड्डियां होती है। ठीक है, दोनों तरफ 12-12 हड्डियां होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं और 12वीं। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए, जो मनुष्य के जो दोनों साइड 12-12 हड्डी होती है, तो 12 हड्डी में 1 से लेकर जो 7 हड्डी होती है उसे ट्रू रिब्स कहते हैं, वास्तविक पसली। और जो 8, 9 और 10 होते हैं इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, और जो 11वीं और 12वीं रिब्स होते हैं उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती पसली कहते हैं। चल, तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। अगर इसी तरह की एमसीक्यू अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।